1 सितंबर 2025 की वो शाम, चीन का तंजिंग शहर, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता एससीओ समिट के लिए जुटे थे। शहर की सड़कों पर एक भारी सन्नाटा था, लेकिन उस आलीशान होटल के गलियारों में एक ऐसी अदृश्य आग सुलग रही थी जिसकी तपिश सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वीट से बाहर निकलते हैं। उनके चारों तरफ भारत के सबसे बेहतरीन सुरक्षा गार्ड्स का अभेद्य घेरा है। प्रोटोकॉल के मुताबिक होटल के मुख्य द्वार पर उनकी अपनी खास बुलेट प्रूफ गाड़ी तैनात थी। इंजन चालू था, सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशन पर थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर देश की इंटेलिजेंस के होश उड़ा दिए। मोदी जी अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते तो हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनका रास्ता अचानक मोड़ दिया जाता है। रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर के अधिकारी बिजली की फुर्ती से हरकत में आते हैं और प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा जो कूटनीति के इतिहास में शायद ही कभी दर्ज हुआ हो। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षित गाड़ी को छोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस खास बख्तरबंद लिमोजीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लिमोजीन के भारी दरवाजे बंद होते ही बाहर की दुनिया से मोदी जी का हर संपर्क कट गया। ये कोई साधारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था। ये एक प्रधानमंत्री को मौत के उस चक्रव्यूह से निकालने की आखिरी कोशिश थी जो उनके ही आसपास बड़ी खामोशी से बुना जा चुका था। उस बंद लिमोजीन के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा था। मोदी और पुतिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। पूरे 10 मिनट तक दुनिया के ये दो सबसे ताकतवर नेता उस साइलेंट केबिन में बंद रहे। आखिरकार जब काफिला समिट वेन्यू की तरफ बढ़ा तो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर ये तस्वीरें आग की तरह फैल गईं। मीडिया इसे दोस्ती की मिसाल बताने लगा, लेकिन हकीकत में उस गाड़ी के अंदर एक एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की गंभीर आवाज गूंज रही थी। पुतिन ने बहुत संजीदगी से मोदी जी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मैसेज पकड़ा है। आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। खतरा आपके बिल्कुल करीब है। डोभाल ने फोन पर इस बात की पुष्टि की कि यह खतरा किसी छोटे आतंकी संगठन से नहीं, बल्कि सीधे 7 समंदर पार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ा है। गाड़ी के अंदर सन्नाटा और गहरा गया। यह सुनना कि दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बना रही है, किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। समिट वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी मोदी और पुतिन पूरे 45 मिनट तक गाड़ी से बाहर नहीं आए। वहां मौजूद स्टाफ और सुरक्षाकर्मी हैरान थे, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भी नेता को गाड़ी में इतनी देर इंतजार नहीं कराया जाता। लेकिन उस गाड़ी के भीतर जो चर्चा चल रही थी वो भारत के भविष्य और सुरक्षा के लिए सबसे अहम थी। डोभाल ने जानकारी दी कि दुश्मन ने शेर की गुफा में हाथ डालने की जुर्रत की है और इस साजिश का रिमोट कंट्रोल पड़ोस में ही कहीं छिपा हुआ है। इस साजिश के गहरे तार समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। तारीख थी 27 अगस्त 2025। जगह पड़ोसी देश बांग्लादेश का ढाका शहर। वहां के आलीशान वेस्टर्न होटल के कमरा नंबर 808 में एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। नाम था टेरेंस जैक्सन। वो दिखने में एक आम अमेरिकी बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो CIA का एक बेहद खतरनाक और मंझा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। टेरेंस कोई मामूली जासूस नहीं था। वो अमेरिकी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का हिस्सा था और ग्रीन बैरेट्स जैसी एलीट टीम में रह चुका था। उसके पास 3 बड़े बड़े सूटकेस थे, जिनमें कोई बिजनेस डील के कागजात नहीं, बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और प्रधानमंत्री मोदी की लोकेशन के सटीक ब्लूप्रिंट्स भरे थे। टेरेंस का काम ढाका के उस कमरे से एक ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देना था जो पहले ही समिट वेन्यू के पास घात लगाकर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। प्लान इतना शातिर था कि हमला किसी आतंकी संगठन का काम लगे, मगर उसका असली दिमाग वॉशिंगटन में बैठा हो। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है,
जिसकी एजेंसियां अब दुश्मन के वार का इंतजार नहीं करती। भारत की रॉ और रूस की एसवीआर ने मिलकर एक ऐसा काउंटर ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन शुरू किया जिसकी भनक दुश्मन को भी नहीं लगी। रूसी इंटेलिजेंस ने उन गुप्त रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट कर लिया था जो अचानक ढाका और समिट वेन्यू के बीच एक्टिव हुई थीं। रॉ चीफ और अजीत डोभाल ने आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग की ओर तय किया कि अगर दुश्मन ने आंख उठाई है तो उसका अंत भी वैसा ही होना चाहिए। 1 सितंबर की उस रात जब टेररेंस ढाका के अपने कमरे में बैठकर हमले की आखिरी तैयारियों में लगा था, तभी खेल पूरी तरह पलट गया। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए शराब का गिलास उठाने ही वाला था कि उसे मौत ने छू लिया। टेररेंस की मौत का तरीका इतना खामोश और सटीक था कि होटल के स्टाफ को भी इसकी भनक नहीं लगी। उसकी ड्रिंक में एक ऐसा रेडियो एक्टिव केमिकल मिला दिया गया था जिसे पोलोनियम 210 कहा जाता है। ये कोई आम जहर नहीं है, ये वो खतरनाक पदार्थ है जिसका सिर्फ 1 ग्राम 10 अरब लोगों की जान ले सकता है। ये शरीर के अंदर घुसते ही अल्फा किरणें छोड़ता है जो सेल्स और ऑर्गन्स को अंदर से जलाना शुरू कर देती है, जैसे माइक्रोवेव में कुछ गर्म हो रहा हो। इसका न कोई स्वाद होता है, न रंग और न ही कोई गंध। टेररेंस ने जैसे ही घूंट भरा उसे समझ आ गया कि उसका अंत आ चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिना किसी गोली के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो गया। टेररेंस की मौत के बाद जो हुआ उसने इस पूरी साजिश की गंभीरता को और पुख्ता कर दिया। जैसे ही मौत की खबर अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। उन्होंने स्थानीय पुलिस को हटाकर कमरे को अपने कब्जे में ले लिया। आमतौर पर होने वाले पोस्टमार्टम और कानूनी जांच को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। उसकी लाश को एक विशेष विमान से तुरंत अमेरिका भेज दिया गया और उसके पास मौजूद तीनों सूटकेस और सारे सबूत गायब कर दिए गए। वॉशिंगटन के साइबर एक्सपर्ट्स ने टेररेंस का हर डिजिटल रिकॉर्ड, उसकी सर्विस हिस्ट्री और उसका वजूद तक इंटरनेट से ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। अमेरिकी सेना ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनका ऐसा कोई अधिकारी कभी मरा ही नहीं। 2 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित भारत लौटे तो उनके चेहरे की संजीदगी बहुत कुछ कह रही थी। दिल्ली के सेमिकॉन समिट में उन्होंने जनता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको हैरत में डाल दिया। मोदी जी ने कहा, मैं कल रात ही वापस लौटा हूं। आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं? यह महज एक हल्का फुल्का मजाक नहीं था। ये उन ताकतों के लिए एक सीधा और कठोर संदेश था जो भारत के नेतृत्व को अस्थिर करने का सपना देख रही थीं। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दौरे अचानक रद्द या पोस्टपोन कर दिए गए। यूएनजीए से लेकर गाजा पीस समिट और आसियान शिखर सम्मेलन तक प्रधानमंत्री ने अपनी जगह दूसरे डेलीगेट्स को भेजा, जो ये बताने के लिए काफी था कि सुरक्षा एजेंसियां अब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं। आज भारत के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर बनाई जा रही है। बांग्लादेश में अचानक हुआ तख्ता पलट, नेपाल में बढ़ती अशांति और श्रीलंका का आर्थिक संकट, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। सीआईए का इतिहास रहा है कि वो उन देशों में रिजीम चेंज करवाती है जो उनके आर्थिक और रणनीतिक हितों के रास्ते में आते हैं। चाहे वो 1954 में ग्वाटेमाला हो, 1953 में ईरान या 1973 में चिली का तख्ता पलट, पैटर्न हमेशा एक जैसा रहा है। ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया गया हो। 2004 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आतंकी साजिश, 2008 में अहमदाबाद धमाके, 2013 में पटना की हुंकार रैली के बम धमाके और 2022 में पंजाब के उस फ्लाईओवर पर जहां उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा, हर बार मौत ने उन्हें करीब से छुआ है। पंजाब की उस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं वहां से जिंदा लौट आया। ये शब्द आज के संदर्भ में और भी गहरे लगने लगे हैं। भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भर भारत की सोच उन ताकतों को परेशान कर रही है जो चाहती हैं कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार बना रहे, निर्माता नहीं। तेल के बाजार में भारत का बढ़ता दबदबा
और रूस के साथ अटूट दोस्ती अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जियोपॉलिटिक्स की इस बिसात पर कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता सिवाय अपने देश के हितों के। उस दिन पुतिन की उस गाड़ी ने सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि भारत के भरोसे और उसके भविष्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। साजिशें नाकाम हुईं, पर्दे के पीछे के किरदार बदले, लेकिन भारत की सतर्कता और उसकी खुफिया एजेंसियों की ताकत ने साबित कर दिया कि ये वो पुराना भारत नहीं है जो वार सहकर खामोश रह जाए। ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। साजिशें अब भी जारी हैं और ये अदृश्य युद्ध हर पल लड़ा जा रहा है, क्योंकि जब बात देश की संप्रभुता की हो तो समझौता कभी विकल्प नहीं होता। आज ढाका के उस होटल और तंजिंग की उस लिमोजीन की कहानी फाइलों में दफन हो चुकी है, लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास की गलियों में गूंज रहा है। क्या ये खामोश जंग वाकई खत्म हो चुकी है, या ये सिर्फ आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की एक छोटी सी शांति है?